नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नवनिर्मित आदिम जाति कल्याण विभाग की पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, जहां अब सिर्फ उसे छिपाने लिपापोती की कवायद की जा रही है। दुर्ग के चिखली नाला के समीप जुनवानी भिलाई में जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अरिहंत कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्माणाधीन पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन का निर्माण पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है, जहां निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार और घटिया क्वालिटी की वजह से नवनिर्मित बने छात्रावास में जगह जगह दरारें उभर आई है। आप देख सकते हैं किस तरह से घटिया निर्माण के चलते नवनिर्मित बने छात्रावास धसकने की कगार पे है और साथ ही दीवारों पर लगी ईंट भी आपस में साथ छोड़ती नजर आ रही है। हो सकता है वो जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत बनने वाला यह पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भवन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा नजर आ रहा है। वहीं इस निर्माणाधीन अवधि में ठेकेदार ने निर्माण की जानकारी से संबंधित सूचना फलक भी लगाना मुनासिब नहीं समझा। बस अपनी मनमर्जी से शासन प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर भ्रष्टाचार और अनियमितता की सारी हदें पार कर डाला। आपको बता दें कि बिल्डिंग में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर क्रैक नजर न आ रहा हो। वहीं जैसे ही ठेकेदार राजीव जैन को मीडिया की दस्तक का आभास हुआ, तो विभागीय अधिकारी की साठगांठ के साथ अपनी कारगुजारियों को दबाने का भरसक प्रयास ठेकेदार के द्वारा किया गया और जर्जर दीवारों को पुट्टी और रंग रोगन से भरकर थूक पालिश करने का भी प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं मीडिया की दस्तक के बाद इस भवन निर्माण कार्य का ठेकेदार आदिम जाति कल्याण विभाग दुर्ग के साथ मिलीभगत कर मामले को निपटाने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि दरार आई दीवारों और भसके हुए कॉलम को लिपापोती का निशान मिटाने का भी प्रयास किया गया और इसकी जुगत में लगे भी रहे। इसके चलते ठेकेदार की बुद्धिहीनता का नजारा साफ नजर आने लगा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले बने छात्रावास भवन में संबंधित विभाग का नाम चस्पा कर दर्शाया गया था, लेकिन वही लिपापोती के चक्कर में उस नाम को भी मिटा दिया गया। यही नहीं, आपको बता दें कि किसी भी शासकीय कार्य को करने के लिए ठेकेदार द्वारा उस कार्य का सूचना बोर्ड पूरा विवरण लिखा जाता है, जो यहाँ पर कहीं भी बोर्ड नहीं लगाया गया, कहीं पर भी चस्पा नहीं किया गया। इस संबंध में हेमंत सिन्हा, सहायक संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग दुर्ग ने प्रतिक्रिया दी। जो आप बोल रहे हैं बिल्डिंग जर्जर है, दरअसल वो जर्जर नहीं है, वो नवनिर्माणाधीन बिल्डिंग है जिसमें कुछ त्रुटियां थी, जिसके लिए हमने ठेकेदार को चेतावनी दिया। उसको हमने कहा कि उसको सुधार करे, क्योंकि वो बिल्डिंग अभी हमको हैंडओवर नहीं हुई। जब तक वो एग्रीमेंट के हिसाब से, जो एग्रीमेंट में लिखा है उस हिसाब से बिल्डिंग नहीं मिलेगी तो हम उसको हैंडओवर नहीं लेंगे। नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये उस स्थिति तक नहीं जाएगी, क्योंकि हम सतत निरीक्षण करते रहते हैं। हमारे यहाँ जो सब इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, वो बीच बीच में जाके परीक्षण करते हैं। उसके उपरांत ही मतलब आगे की कार्रवाई की जाती है। अब चूंकि हमारे संज्ञान में आया है तो हम उसको उस स्थिति तक जाने नहीं देंगे। अगर ठेकेदार द्वारा कोई लापरवाही की जाएगी तो एग्रीमेंट में जो प्रावधान है उसके हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखो उसमें क्या है, अगर हैंडओवर के पहले पूरा उसका चीज देखेंगे कि टेंडर के हिसाब से जो कक्ष बनने हैं, जिस मानक के बनने हैं, उसका एक तकनीकी मूल्यांकन होगा। तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात ही उसको हैंडओवर लिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल मिलती है जानकारी, बिल्कुल मिलती है, और उनको मतलब अगर कहीं कोई गड़बड़ियां रहती हैं तो उनको उनके द्वारा ठीक भी कराया जाता है। नहीं, अगर कोई खामियां पाई जाती है, इन चीजों के बावजूद भी कोई खामियां हो जाती है, तो जो एग्रीमेंट में प्रावधान है
उसके हिसाब से जैसे अगर पैसे कटौती है तो पैसे कटौती, और जैसे आप जिस तरह की आशंका बता रहे हैं वैसे टाइप की अगर कोई भयानक आशंका होती है तो उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। अब ये तो चूंकि तकनीकी चीज है और तकनीकी चीजों की जानकारी वो इंजीनियर तकनीकी दे पाएंगे, है ना। हम प्रशासनिक चीज में बैठे हैं, हम उस पर ही जानकारी दे पाएंगे। ऐसे टेंडर बार बार पाए जाने पर नहीं, जो आप लीपापोती कह रहे हैं महोदय जी, वो लीपापोती नहीं है। आप जाकर स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि अगर कॉलम की बात थी, दीवारें उसमें दरार आ रही थी तो उसको उनके द्वारा तकनीकी हिसाब से उनको ठीक कराया जा रहा है। अगर इसके बावजूद भी उसमें पाई जाएगी तो फिर नियमानुसार तो कार्रवाई होगी उन पे। वो अरिहंत टेंडर को मिला है, अरिहंत जैन कंस्ट्रक्शन को। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौ सत्याग्रह का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 16 अगस्त से होगी। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी आवारा मवेशियों को एसडीएम और कलेक्ट्रेट में बांधेंगे। बैज ने बताया कि कांग्रेस 14 अगस्त को संविधान यात्रा निकालेगी। कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा और संविधान की प्रति लेकर रैली निकालेंगे। प्रभात फेरी निकालकर संविधान रक्षा की शपथ भी यहां दिलाई जाएगी। आदरणीय साथियों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 दिन का दिल्ली प्रवास था। दिल्ली प्रवास के दौरान हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी से मुलाकातें हुई। माननीय वेणुगोपाल जी हमारे एआईसीसी के प्रभारी महामंत्री, उनसे मुलाकात हुई और कुछ अन्य नेताओं से भी चर्चाएं हुई। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए उसकी तैयारियों को लेके चर्चाएं हुई और साथ ही कि दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई और संगठन को आने वाला समय में कैसे और मजबूती प्रदान करें, इसके लिए भी चर्चाएं। और साथ ही आज का प्रेस वार्ता में सरकार उद्योग और आम उपभोक्ताओं के बिजली के दाम वापस ले। सरकार के तुगलकी निर्णय से 2 लाख मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। बिजली के दामों की लगातार बढ़ोतरी, नगरीय निकायों के अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार की वापसी, आवारा पशुओं की समस्या, 14 अगस्त को संविधान यात्रा, विश्व आदिवासी दिवस पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर विषय पर आज सबसे पहला 1 सप्ताह से लगभग 10 दिन से अधिक हो गए राज्य की स्टील इकाइयां बंद है, जिसके कारण इन इकाइयों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक ट्रांसपोर्टरों और इन उद्योगों से जुड़े अन्य लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। समाचार माध्यमों से हमें जानकारी मिली है कि उद्योगों के प्रतिनिधि लगातार सरकार से अपनी मांग मनाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। 7 माह की भाजपा सरकार ने न सिर्फ उद्योगों आम आदमी की बिजली के दामों को भी बढ़ा दिया है। लोहा उद्योग छत्तीसगढ़ की रीढ़ है और उनकी बिजली महंगी करना विष्णुदेव सरकार का गलत निर्णय है। तौर पर सरकार का दावा है कि 8% घरेलू बिजली के दाम बढ़े हैं। हकीकत यह है कि पिछले 2 माह से सभी के घर का बिजली 2 गुना आ रहा है। छत्तीसगढ़ जो देश के बड़े ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है, के नागरिकों और उद्योगों का महंगी बिजली खरीदने को मजबूर होना। उद्योगों की बिजली के दामों की पड़ोसी राज्यों से तुलना करें तो उड़ीसा जो सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करता है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल। इसकी बिजली दर लगभग 5 रुपए 10 पैसा से 5 रुपए 30 पैसा है। और पश्चिम बंगाल जो तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य है, जिसकी बिजली दर 5 रुपए। झारखंड और जिंदल पार्क जो अन्य प्रमुख इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं, उनकी बिजली दर भी 5 रुपए है। छत्तीसगढ़ जो दूसरा सबसे इस्पात उत्पादक राज्य है, जहां की बिजली दर 7 रुपए 62 पैसा से 8 रुपए 50 पैसा है, जो कि सीधा 25% से अधिक बिजली की बढ़ोतरी इस सरकार ने की है। महंगी बिजली के साथ भाजपा सरकार आने के बाद जनता को पूरे 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। 7 माह में विद्युत सरप्लस वाला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कटौती का केंद्र बन गया है। कोई ऐसा दिन नहीं होता तब बिजली 2-4 घंटे के लिए बंद ना हो। रात में तो बिजली की स्थिति तो और भयानक, घंटों बिजली गोल हो जाती है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार घरेलू एवं उद्योग कृषि के बिजली के दामों की बढ़ोतरी वापस ले। नगरीय निकायों में अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार वापस लेना अलोकतांत्रिक। भारतीय जनता पार्टी की शाही सरकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को हनन कर रही है। दुर्भाग्यजनक है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनकर सरकार में बैठे हुए लोग प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती
कर रहे हैं। कल ही सरकार की ओर से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार अब नगर पालिका नगर पंचायतों में अध्यक्षों को चेक पर हस्ताक्षर करने के अधिकार को वापस ले लिया है। यह अधिकार अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दे दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश निकायों में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनकर आए हैं, इसलिए दुर्भावना पूर्वक सरकार ने यह निर्णय लिया है। कांग्रेस की सरकार ने जनप्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने उनको वित्तीय अधिकार दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे वापस ले लिया। कांग्रेस मांग करती है कि इस अधिसूचना को रद्द किया जाए, हम जनप्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार को बहाल किया जाए। वित्तीय अधिकार को समाप्त करना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आने वाला नगरीय निकाय चुनाव में मानसिक रूप से हार मानना है, जो इस तरह के हथकंडे अपना रही है। तीसरा एजेंडा, 16 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों एवं ब्लॉकों में होगा गौ सत्याग्रह। प्रदेश भर में हो रही गायों की मौत तथा खुले मवेशियों के कारण सड़कों में हो रही दुर्घटनाएं, आवारा मवेशियों से खेतों की चराई पूरे प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना को बंद करके गौवंशी पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने छोड़ दिया गया। एक तरफ जहां किसान खुली चराई से परेशान है, तो वहीं सड़कों में दुर्घटनाएं बढ़ गई है। भाजपा की सरकार में गाय भैंस के साथ जनता भी सड़कों पर बेमौत मरने मजबूर है। इस विकराल समस्या की तरफ कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, मीडिया ने भी सरकार का ध्यान अनेकों बार आकृष्ट किया है, लेकिन सरकार लापरवाह बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी सरकार को यह चेतावनी देती है कि 15 अगस्त तक आवारा पशुओं के संबंध में सरकार कोई निराकरण करे। यदि सरकार आवारा पशुओं के निराकरण में कोई समाधान नहीं करेगी, तो 16 अगस्त को कांग्रेस गौ सत्याग्रह करेगी। हम प्रदेश के सभी जिला कार्यालय, अनुविभाग, एसडीएम कार्यालय में एवं अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय में खुले पशुओं को ले जाकर ऑफिस के सामने छोड़ेंगे। 14 अगस्त को प्रदेश के सभी वार्डों एक गांव में संविधान यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालेगी। आजादी की 77वीं वर्षगांठ के पूर्व 14 अगस्त को कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी गांव वार्डों में संविधान यात्रा के रूप में प्रभात फेरी। कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपी रोशन चंद्राकर को पुलिस ने इलाज के बहाने सेंट्रल जेल से बाहर निकाला और 5 घंटे तक वेनिंगटन होटल में रहने दिया। इस दौरान जेल प्रहरी लखन जायसवाल उसके बच्चों को बाहर घुमाता रहा। ये मामला 2 अगस्त का है। इसका वीडियो वायरल होते ही जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रोशन चंद्राकर जब अपनी पत्नी से होटल में मिल रहा था, उस दौरान जेल प्रहरी आरोपी के बच्चों को पंडरी सिटी सेंटर मॉल घुमाता रहा। उसने वर्दी के ऊपर टी शर्ट पहनकर रखा हुआ था। मामला सामने आने के बाद डीजी जेल राजेश मिश्रा ने जेल अधिकारियों को फटकार लगाते हुए आरोपी जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही प्रदेश के सभी जेल अधीक्षक को आदेश जारी कर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है।
बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम।
पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस सीएनसी मशीनें, वीएमसी मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 एचपी से लेकर 133 एचपी तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमामय मौजूदगी रही। इस दौरान हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की एलएलबी की टॉपर छात्रा मुस्कान अली को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमामय मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस दौरान बीआईटी दुर्ग के सभागार में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में 68 विद्यार्थियों को शोध उपाधि एवं 48 विद्यार्थियों को विभिन्न कक्षाओं में प्रावीण्य सूची में प्रथम आने पर स्वर्ण मंडित पदक प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर, गजेंद्र यादव एवं रिकेश सेन,
शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली के सचिव शिक्षाविद डॉक्टर अतुल कोठारी, संभाग आयुक्त SN राठौर, IG RG गर्ग, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, SP जितेंद्र शुक्ला, कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा, कुल सचिव उपेंद्र कुलदीप, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक शामिल रहे। इससे पूर्व दीक्षांत शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक गण, कुलपति एवं कुल सचिव और सम्मानित विद्यार्थी शामिल हुए। के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। युवा क्षेत्र में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मेरा मानना है कि इस प्रकार दीक्षांत समारोह की सार्थकता तभी है। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेंडिका ने कहा कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के दूसरे दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने के लिए आप सभी के बीच आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। PhD प्राप्त करने वाले सभी शोधार्थियों और अपनी अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। मैं उन शिक्षकों, माता पिता और अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पढ़ाई के दौरान अपने बच्चों का समर्थन किया। पीएम श्री योजना के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 52 स्कूल दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की आप इसी कड़ी में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के द्वितीय दीक्षांत समारोह में LLB की टॉपर छात्रा मुस्कान अली को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इस स्वर्ण पदक के दानदाता डॉक्टर उदय प्रेरणा धाबरडे दंपति हैं। कानून की छात्रा को देश के प्रथम कानून मंत्री तथा संविधान निर्माता के नाम से गोल्ड मेडल मिलने से छात्रा और समस्त शिक्षा बिरादरी में हर्ष और गर्व का वातावरण रहा। इस संबंध में पदक प्रदान कर अपनी खुशी जाहिर करते डॉक्टर उदय प्रेरणा धाबरडे मुस्कान अली ने प्रतिक्रिया दी। ये उपलब्धि मुस्कान को मिली है। कानून के क्षेत्र में टॉपर विद्यार्थी रही है हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी की, और उसे कानून के प्रथम मंत्री भारत के और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम का गोल्ड मेडल मिला है। तो कानून के ज्ञाता का नाम से गोल्ड मेडल, कानून के टॉपर को मिलना, ये एक अपने आप में बहुत उपलब्धि होती है। और शिक्षा एक स्वाभाविक है, सभी के लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर कानून की शिक्षा मिले तो वो व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए बहुत जागरूक होता है और अच्छे कार्य करता है। अच्छा लग रहा है। मेरे को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोल्ड मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं दानदाताओं का आभार प्रकट करती हूँ। कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी रतन डांगी ने भी जानकारी दी। आप जो विषय जो है पॉलिटिकल साइंस में जो विषय है वो है नक्सली उन्मूलन में सहायक आरक्षकों की भूमिका, जो कि इस प्रदेश की के साथ साथ पूरे देश की भी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उस विषय को मैंने चुना है, और उस विषय को इसलिए चुना है कि हम इस प्रदेश में, इस देश में किस तरह से इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। और इस ख़त्म करने के पीछे जो हमारा सहायक आरक्षक है, जो बस्तर का यूथ है, जिसका बहुत बड़ा योगदान है, वो पूरे देश के सामने आना चाहिए कि उन लोगों ने कितना बलिदान दिया है, वो लोग कितना मेहनत करके जो है हम 2005 में किस स्थिति में थे और आज 2024 में किस स्थिति में है, उसको मैंने दिखाया है। और उसमें स्पेशली कि सहायक आरक्षक के आने के बाद, भर्ती करने के बाद किस तरह से ऑपरेशंस में गति आई थी, किस तरह से विकास में जो है गति आई है, किस तरह के उस एरियाज़ के फिजा बदली है। मतलब जो सहायक आरक्षक बने उनका अपना एक आर्थिक स्थिति तो सुधराई है, साथ ही उस एरियाज़ में जो नक्सलियों का जो भर्ती हो रहा था वो कम हो गया, क्योंकि पूरा यूथ हमारी तरफ आ गया था। और उन्होंने हमें जो नक्सल्स ने के विरुद्ध जो अभियानों में पुलिस को बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आँख और कान के रूप में उन्होंने काम किया था, और उसी को मैंने सोचा। तो कितना चैलेंजिंग था, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। नो डाउट रिसर्च के लिए वो चुनौती होती है, लेकिन चूँकि जिस एरियाज़ में पहले मैं काम कर चुका हूँ, कुछ चीज़ें मेरे पास में थी, और एक आम आदमी के लिए उस एरियाज़ में विज़िट करना काफ़ी टफ होता है। लेकिन चूँकि मैं जो पुलिस ऑफिसर्स एरियाज़ में काम किया तो वो कोई विशेष चुनौती नहीं थी। लेकिन ये है कि लंबे समय तक जब आप एजुकेशन से हट कर के इस तरह के शोध करते हैं तो, और आपका ड्यूटी भी है, उसको भी दोनों को थोड़ा सा बैलेंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन यदि आप ठान लें तो कुछ भी पॉसिबल है। सर नहीं, देखिए नक्सल के आप 2005 का स्थिति देखिए और 2024 का स्थिति देखिए, आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब 2005 में आप देखे होंगे
कि कितनी बड़ी घटनाएं हो रही थी, कितना 2010 मतलब मेरा दो है कि 2001 से 2011 जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे 2010 में ताटमेटला में घटना, 76 घटना हुई, 2007 में जो मुक्तिनार में जो घटनाएं हुई थी, उसके बाद में बहुत कमी आई है। और चूँकि ये समस्या केवल अपनी नहीं समस्या है, जो छत्तीसगढ़ बस्तर आप उसकी टोपोग्राफी देखेंगे तो हम उड़ीसा से घिरे हुए हैं, हम कह सकते हैं कि तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, और हम ऐसी मतलब एक तरह से नक्सलियों के जबड़े में है। तो उस एरियाज में काम करने में और गति देने में समय लगता है, लेकिन चूँकि इसमें हम जल्दबाजी भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप किसी ऑपरेशंस में जल्दबाजी करते तो आप अपना नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए ये जो थोड़ा बहुत जो समय लगा उसी में लगा है। अदरवाइज़ तो आप जब बस्तर में जाके देखेंगे तो वहाँ की जो विकास देखेंगे आप, जैसे अभी इंद्रावती नदी में जो तालाघोड़ा के पास में और भोपालपट्टनम तिमेड़ के पास में जो पुल बना है, नागपुर से विशाखापट्टनम सीधा जुड़ गया है। तो ये मतलब आप देखेंगे तो आप खुद ही आपका जो क्वेश्चन उसका आंसर सर 87 में जो स्टार्ट हुआ था तो वो केवल जो आप बता रहे हैं जल जंगल ज़मीन के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये ज़मीन से हट कर के सत्ता प्राप्ति की तरफ उनको पावर चाहिए, पावर स्नेच करना चाह रहे थे, और साथ ही जो आइडियोलॉजी की जो थी वो ख़त्म हो गई और एक्सटोर्शन बढ़ गया। कह सकते हैं कि वेल्थ ड्रेन जो है, हम देखेंगे बहुत सारे मामलों में हम जब नक्सल्स को पकड़े थे तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ से पैसा ले जाकर दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो ये तो अब समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है, और लेकिन जो नक्सलवाद जिन लोगों के लिए लड़ा जा रहा था या स्टार्ट हुआ था, आज वही मतलब उन्हीं लोगों की हत्याएँ कर रहे हैं। अब देखिए ट्राइबल की बात कर रहे थे, आज ट्राइबल लोग मर्डर कर रहे हैं, ट्राइबल जो लोग हैं उस एरियाज़ में आईडी से ब्लास्ट हो रहे हैं, उन्हीं को इन्फॉर्मर के नाम से आप कंगारू कोट लगा के उसके मार रहे हैं। तो ये तो दिख ही रहा है कि क्या मकसद है। सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं सूरजपुर के धरसेड़ी गांव में पुल के ऊपर बह रहे पानी में बाइक पार करते समय युवक बहने लगा। वह अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहा था। वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक की जान बचाई। वहीं बुधवार की शाम मनिंदगढ़ के चौघड़ा गांव में एक निजी स्कूल संचालित है। बुधवार को स्कूल की छुट्टी के बाद कई नाबालिग बच्चे मोटरसाइकिल और स्कूटी से पुल के ऊपर बह रहे पानी से होते हुए निकलने लगे। वहां मौजूद लोगों ने बच्चों को जान जोखिम में डालकर पुल पार करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी। उल्टे बच्चों ने उफनती हुई नदी पर से अपनी गाड़ियां निकाल ली और आगे बढ़ गए। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग आरपीएफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दुर्ग रेलवे स्टेशन के यार्ड के पास से नशीली सिरप का जखीरा बरामद कर जीआरपी चौकी को सुपुर्द किया। दुर्ग के रेलवे स्टेशन के यार्ड के पास नशीली सिरप का जखीरा ले जाते हुए एक आरोपी को आरपीएफ पुलिस ने पकड़ा है। आरपीएफ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जीआरपी चौकी के सुपुर्द किया। इस दौरान आरपीएफ के थाना प्रभारी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि रेलवे यार्ड के पास एक संदिग्ध युवक बैठा हुआ था। उसके पास 2 बैग रखे हुए थे। वह उन दोनों बैग को किसी तरह स्टेशन के बाहर निकालने की फिराक में था। मौके पर पहुंची आरपीएफ टीम ने उससे पूछताछ करते हुए उसके दोनों बैग को चेक किया। उस युवक के बैग में कोडीन फास्फेट सिरप, ब्लूरेक्स टी सिरप मिला। इस दौरान आरोपी के पास से कुल 508 नग सिरप पुलिस को मिला, जिसकी कीमत लगभग 91,440 रुपए बताई गई है। इसके बाद आरपीएफ ने औषधि निरीक्षक से चेक कराने के बाद आरोपी प्रेम प्रकाश नेताम निवासी वार्ड 6 मिलपारा पाटन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जीआरपी के सुपुर्द किया। आज सवेरे जो है आरपीएफ सुरक्षा बल के एएसआई द्विवेदी साहब को ये खबर मिला कि कोई आदमी है जो 2 ट्रॉली बैग में कोई नशीला पदार्थ लेकर के यार्ड में बैठा हुआ है। इसकी सूचना पर इन्होंने जाकर के वहाँ घटनास्थल पर देखा और इन्होंने ये आदमी है प्रेम प्रकाश नेताम, पिताजी का नाम है होरीलाल नेताम, 26 साल का, ये पाटन का रहने वाला है। इसके पास है 2 ट्रॉली बैग में नशीला सिरप, इसका नाम है आपका कोडीन फास्फेट सिरप, क्योंकि 508 सीसी 100 ml का प्रत्येक और करीब 50,800 ml, 50 लीटर और 800 ml, करीब 91,440 रुपये कीमत का जब्त करके यहाँ ले आकर बेचते हैं, जिस पर एफआईआर दर्ज कर अगली कार्रवाई की जा रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेक्टर 1 भिलाई के नेहरू कल्चरल हाउस में गत दिनों शाहिदारी प्रेजेंट रफी नाइट तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। यह आयोजन का 24वां वर्ष था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन शामिल हुए। इस दौरान दुर्ग भिलाई की बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से पहुंचे कलाकारों ने अपनी सुमधुर गायकी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वर्गीय मोहम्मद रफी की गायकी का कोई सानी नहीं है, पर उनके चाहने वाले संगीत प्रेमी उनके गीतों को गाकर उन्हें याद जरूर समय समय पर किया करते हैं। बता दें, हर साल स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर उनके चाहने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया करते हैं। मोहम्मद रफी के चाहने वालों में दुर्ग भिलाई सहित प्रदेश में एक नाम शाहिद आरिफ का भी जाना जाता है। शाहिद आरिफ बीते 24 सालों से लगातार श्रद्धांजलि कार्यक्रम मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर किया करते हैं। इसी कड़ी में 6 अगस्त को स्वर्गीय मोहम्मद रफी की याद में उनकी पुण्यतिथि पर तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे का संगीतमय आयोजन किया गया। कार्यक्रम सेक्टर 1 नेहरू सांस्कृतिक भवन में किया गया था। यहाँ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ जहां किया गया, तत्पश्चात मुख्य अतिथि रिकेश सेन का स्वागत सम्मान परंपरा अनुसार भव्यता के साथ किया गया। कार्यक्रम था मधुर गीतों की प्रस्तुति का, तो यहाँ पर कलाकारों ने मधुर गीत प्रस्तुत किए। इस दौरान कार्यक्रम में गोंदिया से पहुंची 72 वर्षीय कमला राठौर की दशा मुख्य अतिथि रिकेश सेन से भी नहीं छुपी। मुख्य अतिथि रिकेश सेन को जैसे ही मंच के माध्यम से कमला राठौर की दशा का पता चला, उनका नर्म दिल भर आया। आर्थिक रूप से परेशान कमला राठौर को उन्होंने 50,000 रुपए की मदद की। कमला राठौर की आंखें इस दौरान भर आई। रूंधे गले से उन्होंने रिकेश सेन का आभार जताया और उनका साधुवाद किया। मंच के माध्यम से रिकेश सेन ने कलाकारों के दर्द को साझा किया और इसके साथ ही म्यूजिकल ग्रुप शाहिद आरिफ की प्रशंसा दिल से की। और हम दोनों एक साथ केक काटते आए हैं कई सालों से। आप दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपको आगे बढ़ाने में जो ये पर्दे के पीछे जो म्यूजिशियन हैं, आप सबको भी बधाई और साधुवाद देता हूं। ऐसे ही भिलाई के लिए आप लोग हमेशा खड़े रहे, लोगों को मनोरंजन करते रहे, क्योंकि आज के समय में लोगों को सुकून चाहिए और कुछ पल ऐसा चाहिए कि वो अपने लिए निकाल सके। और निश्चित रूप से मैं भी
सुबह से रायपुर और अलग अलग जगह से कार्यक्रम अटेंड करके मुझे भी सुकून की तलाश थी और इत्मीनान से रफ़ी साहब के गाने सुनने थे, शाहिद भाई और आरिफ भाई दोनों के माध्यम से। तो मैंने भी ये पल सजोए और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं भी थोड़ा रिलैक्स रहूँ। तो आप लोग सब एंजॉय कीजिए और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसे ही आगे बढ़ते हो। धन्यवाद। भैया मैं एक निवेदन करूँगा, कमला भाभी जो है बहुत गरीबी और बहुत मुफलिसी के दौर पर चल रही है। मैं चाहूँगा कि आप इनके लिए कुछ ऐसा करें भैया। जो हम कलाकारों का अंत बहुत मुश्किल है, तो प्लीज़ इनके लिए ऐसा कुछ आप सोचें और हम सारे कलाकारों के लिए कुछ ऐसा घोषणा करें भैया, क्योंकि आप पावरफुल आदमी हैं, आप नायक हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के नायक है। जोरदार तालियां रिकेश भैया के लिए। तो पहले मैं स्वागत के लिए मैं चाहूँगा कि रिकेश भैया आपका ये प्यारी सी बनकारा ने आपका ये आशीर्वाद दिया है, मैं चाहूँगा कि कुछ दो शब्द आप आज के इस कार्यक्रम के लिए और भाभी के लिए बोले। निश्चित रूप से ऑर्केस्ट्रा का एक विपरीत समय भी आया था, एक दौर भी था, और उस समय से लेकर आज तक मैंने शाहिद आरिफ को देखा कि कंटिन्यू में उस विपरीत परिस्थिति से भी निकल के इस मंच को हमेशा बचा के रखा। और भाभी जी से मेरी मुलाकात हुई, मुझे याद है अच्छी तरीके से, 90 का वो दौर था जब दो ऑर्केस्ट्रा में कंपटीशन हुआ करता था। अगर पुराने लोग हैं तो याद होगा, एक तो कादा ऑर्केस्ट्रा और एक राठौर ऑर्केस्ट्रा के दोनों में कंपटीशन हुआ करता था। और जब ये छुप गए सारे नज़ारे, जब ये गाने चल रहे थे, तो आरिफ भाई आप बता दो कि कादर भाई जो है उनकी पार्टनर रहती थी जीनत। हम लोग को अच्छी तरीके से याद है कि उसके लिए उस ऑर्केस्ट्रा के लिए पुलिस फोर्स लगती थी, बटालियन को तैनात किया जाता था। और जब आपने गाना गाया कि चुनरी लहरा दिया जाए, तो जीनत की चुनरी पे जैसे ही वो हाथ रखते थे तो आग लग जाती थी। एक समय वो भी ऐसा था, और उसी दौर में ही राठौर ऑर्केस्ट्रा भाभी जी का यहाँ पे होना। मैं जानता हूँ ये बात कि कलाकार, क्योंकि मुंबई में भी हम लोग लगातार नज़र बनाए रखते हैं कि कलाकारों की स्थिति क्या हो जाती है। एक समय तक अच्छा समय चलता है, उसके बाद विपरीत परिस्थिति भी आती है। अभी हमारे भिलाई से ही कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाया है, लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ती है तो मंच तो मिलना दूर हो जाता है, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति और मेडिकल की स्थिति से भी लोग परेशान हो जाते हैं। इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि विधानसभा में मैं इस प्रश्न को उठाऊं और ऐसा कुछ हो कलाकारों के लिए प्रदेश भर के, कि इनके लिए ताउम्र जो है किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी ना हो। मैं एक विधानसभा से प्रतिनिधित्व करता हूं, वैशाली नगर से। बहुत से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझसे, और मैं भी चाहता हूं कि उस उम्मीद को पूरा करने का काम करूं, लेकिन कुछ पाबंदियां होती है। लेकिन शाहिद भाई आपने संज्ञान में डाला है, मैं आपको साधुवाद देता हूं इस बात की कि आपके अंदर वो भाव है लोगों की मदद करने के लिए, आपके अंदर और आरिफ भाई के अंदर। आरिफ भाई और शाहिद भाई मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। मैं करीबन 26-27 सालों से मैं देख रहा हूँ इनके साथ। आरिफ भाई को कौन सा भगवान की ऐसी कौन सी आरती नहीं आती, या कौन से हमारे हिंदू धर्म का कौन सा भजन नहीं आता। स्पेशल आरिफ भाई को ऊपर वाले ने बनाया है, शाहिद भाई को बनाया है, और इनके अंदर जो गुण है, और ये जो दोनों भाई व्यवहारिक इतने हैं शहर के अंदर कि इनके विपरीत परिस्थिति पे भी शहर इनके साथ खड़े रहता है। और भाभी जी आप चिंता मत कीजिए कि अगर शाहिद भाई ने संज्ञान में डाला है, पता नहीं ईश्वर ने मुझे भी बड़ा आशीर्वाद दिया है। लोग बड़ी बड़ी समस्या लेके मेरे पास पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरे एक फोन से समाधान हो जाता है। आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन शायद मेरे लिए एक फोन में आपका समाधान हो सकता है। तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी ऐसे कलाकार जो अलग अलग क्षेत्र के, चाहे वो पंडवानी से जुड़े हो,
चाहे मंच पे छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के माध्यम से हो, चाहे ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से हो। हमने देखा है कि इंडियन आइडल चलता था, और जब अमित साना का जब चयन हुआ भिलाई की तरफ से, पूरा भिलाई झूम उठा था। लेकिन अब अमित साना का भी पता नहीं है, उस इंडियन आइडल का। लेकिन हमको ऐसे कलाकारों को वापिस अपने भिलाई की धरती पे ला के उसे फिर से स्टैंड करना है, और भिलाई के ऐसे मजबूत कलाकारों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, इसकी भी चिंता जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। और इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि विधायक का काम सिर्फ सड़क नाली बना देना नहीं होता है, अपनी संस्कृति और संस्कार को बचाने का काम भी जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। और इसलिए जनता से मेरी एक प्रार्थना है कि आप लोगों ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की आदत को आपने बिगाड़ दिया है। जनप्रतिनिधियों को भी यही लगता है कि जनता उनसे क्या उम्मीद करेगी, सिर्फ सड़क और नाली, गार्डन, लाइट, इसके अलावा जनता को भी हमसे कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाना चाहता हूँ। मेहनत लग रही, लोगों की नकारात्मक भाषा भी सुनने को मिल रही। 5 लाख से ज्यादा विधायक है इस पूरे देश के अंदर, विधानसभा 5 लाख से ज्यादा है। मैं अपने विधानसभा को इससे अलग रख के अपनी एक अलग पहचान विधानसभा की भी बनाना चाहता हूँ, आपके विधायक की भी बनाना चाहता हूँ, और कुछ नया करने का प्रयास करता हूँ। ये जितनी तकलीफें हैं ये कलाकारों का ही तकलीफ नहीं, हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भिलाई की जिन्होंने पहचान बनाई। चाहे हम राजेश चौहान को ले लें, चाहे हम सबा अंजुम को ले लें, चाहे हम आशीष अरोड़ा को ले लें, ऐसे कितने राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। उनकी भी आवश्यकता भिलाई को है। भिलाई को चाहिए कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में ऐसे जो खिलाड़ी हैं उनके साथ मजबूती से खड़े होने का काम होना चाहिए, और ऐसे कई विलुप्त हो। स्वर्गीय मोहम्मद रफी के एक से बढ़कर एक कर्णप्रिय गीत इस दौरान कलाकारों ने प्रस्तुत किए। कार्यक्रम इतना मनमोहक था कि मुख्य अतिथि रिकेश सेन सहित शामिल सभी दर्शक मंत्रमुग्ध होकर गीतों का लुत्फ उठाते देखे गए। जिंदगी नाज है, दिल की धड़कन में किसकी आवाज है, मर गए वालों के दामन मगर, मर गए देने वालों के दामन मगर, देने वाला किसी को ना आया नजर, देने वाला किसी को ना। Thank you.
सजाऊंगा लटकन बदन के कान को, लहू जिगर का दूंगा हंसे लबों के नाले को। सजाऊंगा लटकन तेरे बदन के कान को, लहू जिगर का दूंगा हंसे लबों के नाले को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं वरना चुरा गया है। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।